हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो आपका 28 दिसंबर से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में लगभग हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के जो क्लास में है, आपके 4 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। आपका सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है और ईवीएस है। तो हम इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और आंसर्स की बात करेंगे। और उन क्वेश्चंस को भी मैंने शामिल किया है जो क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछे गए हैं। आपका 28 दिसंबर से लेके अब तक जितनी भी सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है ना। जितने भी डेट था, चाहे वो जनवरी में हुआ और चाहे वो दिसंबर में हुआ, जहाँ जहाँ से जिस सेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी जो है सेशंस को, सभी टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया गया है। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। और जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका अब तक, उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। आई होप आप सभी लोग अच्छा करके आए होंगे। और जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है आगामी दिनों में, आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले सीडीपी के हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानसिक घटनाओं का प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है, क्या है? स्मृति कौशल, प्रत्यक्षीकरण, रुचि या शारीरिक क्रियाशीलता है। देखिए, यहाँ शारीरिक क्रियाशीलता बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मानसिक घटनाओं की बात हो रही है। मतलब जो काम हो रहा है वो आपकी माइंड सेट का है पूरा। आप तर्क करने की क्षमता की बात लगभग यहाँ हो रही है, ठीक है। तो जो आप मानसिक घटना जो आपके मन में चल रहा है, उसको प्रयोगात्मक ढंग से अपने प्रत्यक्ष रूप से देख के उसको क्या करना, समस्या का समाधान करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रत्यक्षीकरण होगा। यहाँ प्रत्यक्षीकरण होता अगर यहाँ पे स्मृति कौशल ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्मृति कौशल। किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन संबंधित योग्यताओं का, तर्क संबंधित योग्यताओं का, पठन संबंधित योग्यताओं का, उपरोक्त सभी। तो देखिए, तर्क संबंधी योग्यताएं बच्चे जब किशोरावस्था, क्या उसके बहुत ही पहले इसकी जो है तर्क, बाल्यावस्था में लगभग थोड़ा मोड़ा जो है बच्चे तर्क शक्ति को पहचानने लगते हैं, करने लगते हैं तर्क। जैसे आपके अगर बात करी जाए तो जो आपका पियाजे साहब की अवस्थाएं हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, तो उसमें जो है आपका हो जाता है, उसमें तर्क बच्चा करने लगता है। तो इसी से क्वेश्चन है। तो किशोरावस्था में बालक सबसे ज़्यादा अमूर्त चिंतन संबंधित योग्यता उसमें पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक है। आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है, ठीक है। सभी छात्रों में विकास एक नई दिशा में हुआ है। मतलब छात्र 10 ठो आपने चुने हैं और एक हफ्ते तक आप में उनके क्या क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ है और क्या क्या बच्चे ने सीखा है, उसका क्या सही हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। सभी बच्चे जो है एक नई दिशा में चीज़ों को सीख पाएंगे। आगे देखते हैं, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में, परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न दिशा में हुआ, ठीक है। सभी छात्र में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो है वो है आपका तीसरा, क्योंकि चाहे वो 10 बच्चे हों या 20 बच्चे, जितने भी छात्र आपकी क्लास में हों, अगर उनकी एक हफ्ते की जो एक्टिविटी देखी जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो उसमें आप पाएंगे कि सभी बच्चों का जो है सीखने का क्रम अलग अलग है, ठीक है। सभी बच्चे एक दिशा में नहीं सीख सकते। आगे देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। समाजीकरण की मतलब समाज में किस तरह से रहना है, ढलना है, उसकी जो व्यापक जो क्षमता आती है समझने की, वो बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार एवं पड़ोस से, गांव एवं शहर से, देश एवं राजनीतिक से, परिवहन एवं संचार साधन से। तो ये गलत हो गया। देश एवं परिवार सबसे पहले बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आता है बच्चे के लिए परिवार एवं उसका पड़ोस। सबसे प्राथमिक समाजीकरण जो संस्था जिसे कहते हैं वो है आपका परिवार। तो परिवार एवं पड़ोस इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। यह योग्यता किन कारकों का परिणाम है ना? वो बच्चे जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो क्या कारण है इसका? उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता। जो बच्चे होते हैं वो कल्पना तो कर पाते हैं, लेकिन निगमनात्मक तर्क नहीं कर पाते। हाँ, ये भी बात सही है कि जो है उनमें तर्क करने की अयोग्यता होती है, लेकिन यहाँ पे निगमनात्मक तर्क की बात हो रही थी, ऑप्शन गलत। व्यक्तिगत कहानियाँ, ये भी ऑप्शन गलत।
उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की बात करी जाती है किशोरावस्था के बाद की बात है। बच्चों की बात हो रही है पूर्व संक्रात्मक अवस्था, तो आप समझ रहे हैं जो है 2 वर्ष से आपका 7 वर्ष, ठीक है, पियाजे साहब के अनुसार। तो ये बच्चों में क्या होता है, विचारों का परिवर्तनहीनता होता है, मतलब विचार में परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चों को कोई चीज़ एग्जैक्ट समझ में नहीं आती कि करना क्या है, और वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की परायत्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है, ठीक है। जो सिद्धांत का उनके सिद्धांत का परायत्त नैतिक अवस्था है, वो उसमें क्या है, ठीक है, क्या उसका मेन रीजन है। इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है। इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही है कि जो प्रयत्त नैतिक अवस्था है, बच्चा इसमें नैतिकता का पूरी तरह से उसे लगता है कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोचेगा, जो भी रूल है उसको क्या करना है, फॉलो करना है, कुछ अपने से नियम भी बनाने हैं। तो उस नैतिक अवस्था में बच्चा पूरी तरह से संलग्न रहता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। बालक चिंतन क्यों कर रहा है, तर्क क्यों दे रहा है चीज़ों पे, क्या उसका उद्देश्य है। समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, संज्ञान का अंत करना। संज्ञान का कभी अंत नहीं हो सकता। समस्या को जटिल बनाने के लिए कोई चिंतन नहीं करेगा, ठीक है। संवेग कभी खत्म नहीं हो सकते, ये जन्मजात होते हैं। मतलब अब जो है आपका मूल प्रवृत्तियाँ, जो सिद्धांत आपके मैकडूगल साहब देते हैं, उनको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे चिंतन क्यों करता है बालक, समस्या को समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है, तब हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, चाहे वो बालक हो या व्यक्ति हो। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। मौखिक रूप से चीज़ें नहीं, अगर बोल नहीं पा रहा है बच्चा, मौखिक रूप से कोई दिक्कत है बच्चे में, तो क्या है, अफेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है। तो अफेजिया जो है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अक्षमता होगी, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित जब अक्षमता होगी, तो वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, ठीक है, निगेटिव पूछा है। तो निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। जहाँ पे भी याद करने की बात हो वो ऑप्शन गलत होता है, तो आप इस जो है टैग वर्ड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है वो, ठीक है। आत्मसातीकरण, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण। देखिए, जब कोई बच्चा पहले से स्कीमा बना लिया है कि जो ब्लैक कलर का ये जो है जंतु है वो क्या है, बिल्ली है, तो डॉग को भी वो क्या कहता है, बिल्ली कहता है, या डॉग है तो उसको बिल्ली को, एक दूसरे को कन्फ्यूजन होता है बच्चे में। लेकिन जब बच्चे को पता चल जाता है कि नहीं, ब्लैक कलर का तो है लेकिन ये एक डॉग है, ये जो है ये एक बिल्ली है, कलर सेम है लेकिन इनकी आवाज़ अलग है, तो वो क्या कर लेता है, अपना जो पहले का स्कीमा है उसमें चेंज कर लेता है, उसको और इम्प्रूव कर लेता है। तो उसमें क्या कर लेता है बच्चा, समायोजन कर लेता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत या विदेशी। देखिए, भारत के सबसे भारत की स्पेशली बात करी जाए तो यहाँ मातृभाषा बिल्कुल ही, राष्ट्रभाषा और संस्कृत की भी प्रचलित रही है। आप सभी जितने भी वेद ग्रंथ पुराण है प्रचलित है, संस्कृत में आप पाएंगे उसको, लेकिन यहाँ पे प्रचलित नहीं है, तो वो क्या है, विदेशी कोई भाषा, जैसे संस्कृत, इंग्लिश को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये तो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है और ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज आप इसको कह सकते हैं। देखिए, एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, ठीक है। एक समावेशी कक्षा, जहाँ पे समावेशी कक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं कि अनेक प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो बच्चा जो भी भाषा बोलता हो, सीखने का क्रम जो भी हो, आईक्यू लेवल जो भी हो बच्चा का, सभी 20 बच्चे को हम एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का जो विधि हो वो अलग अलग हो, ठीक है। तो गलतियाँ किस में करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चौथा ऑप्शन सी होगा। समावेशी कक्षा में बालक होगा तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा लिख नहीं पाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों में सक्षम होंगे, ठीक है। आगे देखिए, भाषा के अलावा मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के अलावा अपनी बात को किस प्रकार से आप दूसरों के सामने रख सकते हैं, कौन कौन से ये और भी दूसरे रूप हो सकते हैं, जैसे मुख मुद्रा से, हाव भाव से, अंग संचालन, ये सभी। तो देखिए, भाषा अगर हमारे पास नहीं है या बच्चा जो व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है वो भाषा तो संचालित कर नहीं पाएगा, क्योंकि भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को
आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। तो मुख मुद्रा भी ये ऑप्शन सही है। हाव भाव से भी हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि हाँ, इनका जो मन की स्थिति है वो कैसी है ना, व्यवहार के, जैसे व्यवहारवाद जो आपका मनोविज्ञान इस टाइम में प्रचलित है बहुत, उसकी बात करी जाए तो अंग संचार मतलब सांकेतिक भाषा की बात हो तो वो भी क्या है, ये एक प्रकार का माध्यम है अपनी बात को दूसरों के सामने रखने का। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है, ठीक है। जब हिंदी भाषा या कोई भी जो है लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं तो उन बच्चों में रुचि पैदा करने का क्या कारण हो सकता है, प्राथमिक का उद्देश्य है। हाँ, यह उद्देश्य किन के लिए है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के या उच्च स्तर के। तो देखिए, रुचि जो होगी वो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ही हमें जो है रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, वरना जो माध्यमिक या उच्च स्तर के बच्चे होंगे वो तो खुद उनको पता है कि उन्हें किस भाषा का चयन करना है। आगे देखते हैं, भारत के कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है, 75-16 किलोमीटर, 73-16 किलोमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, 75-16 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, निम्न राज्यों में के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं जो है मैप से संबंधित, आप अगर आपके पास टाइम हो तो जाके उन वीडियोस को देख लें। ऑप्शन देखते हैं फिलहाल, तमिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, तमिल की बात है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अरब सागर की बात करें तो कर्नाटक तो है लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिल नहीं है। इसमें देखिए, कर्नाटक, केरल और गुजरात। यहाँ पे देखेंगे आप, अगर हम बात करें इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पे तो आपका जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है अरब सागर आ जाता है। तो यहाँ पे आप गुजरात देख लेंगे, ठीक है। अब आप देख लेंगे यहाँ पे कर्नाटक, केरल, ठीक है, केरल कर्नाटक आप यहाँ देख लेंगे तो आप पाएंगे कि ये अरब सागर का एक हिस्सा है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। वरना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहला है। आगे देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इस टाइम में बहुत पूछे गए हैं। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस पर। खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में सत्य कथन है, ठीक है, सत्य कथन, असत्य कथन नहीं, सत्य कथन। जो सही होगा उस ऑप्शन को हम सही करेंगे खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तने में जल संचित होता है, जो तने में जल संचित की बात है ये आपका राजस्थानी ओक है। राजस्थानी ओक एक वृक्ष है जिसमें जो है उनके तने में जल संचित होता है, आप इसको पढ़े होंगे। शाखाएं दूर तक फैलती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपस्थानिक जड़ें होती हैं, गलत है। बरगद के पेड़ में अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो सहारा प्रदान करती हैं पेड़ को। जड़ें बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं, बिल्कुल। ये पानी की खोज में, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का है, ठीक है। तो पानी की खोज में इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं ज़मीन के अंदर। निम्नलिखित में से असत्य समूह को पहचानें। तमिलनाडु कांजीवरम साड़ी, केरल बलरामपुरी साड़ी, आंध्र प्रदेश धर्मावरम साड़ी और मध्य प्रदेश गरज साड़ी। तो देखिए, सही ऑप्शन की बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। असत्य समूह की बात करें तो वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में गरज साड़ी नहीं, आपका ये जो है चंदेरी साड़ी जो है मध्य प्रदेश में आपकी प्रचलित है। और साड़ियों से, पोचमपल्ली की साड़ियों से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, दिशाओं से, मैप के दिशाओं से पूछा गया, तो मैंने उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इन चीज़ों को, आपको लग भी रहा होगा कि ये बहुत ही अलग नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आ रहे हैं बिल्कुल ही इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। एनसीएफ 2005 के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, तो ये सभी एनसीएफ का काम है कि वो चाहते हैं कि पढ़ाई रट कर बच्चा न करे। लिंग पूर्वाग्रह पर जोर देना, लिंग पूर्वाग्रह पर जोर देना नहीं, उनका विरोध करने की बात है। तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो असत्य कथन की बात हुई है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर और शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच और राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना भी एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को सिर्फ उसके स्कूली वातावरण से न जोड़ा जाए, उसके वातावरण जो उसके आसपास हो रहा है चीज़ें, उनके बारे में पढ़ाई जाए। तो बिल्कुल भी ये चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है। भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है, ठीक है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए। तो देखिए विशेष प्रकार से जो सही ऑप्शन और एकदम सटीक होगा वो होगा आपका शिक्षा क्षेत्र के लिए निपुण योजना, भारत निपुण योजना लागू की गई है। और शिक्षा क्षेत्र में सभी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो बाल केंद्रित होगा, पाठ्यक्रम होगा। वैसे सबसे ज़्यादा ये शिक्षा के एक नए क्षेत्र को लाने के लिए निपुण योजना की बात हुई है। निपुण योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया। अब देखिए यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग ग्रामर इन एंड इंडिस्पेंसिबल होगा, इंडिस्पेंसिबल ही होगा। पार्ट ऑफ जो है, आपको अगर टेक्स्ट बुक मतलब किसी बुक के द्वारा आपको ग्रामर पढ़ाना है तो आप इसमें से सबसे सही क्या हो सकता है? इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, दोनों। इंसिडेंटल मेथड हमेशा नहीं सही होता, यहाँ पे इंसिडेंटल मेथड नहीं सही होगा, ठीक है। सही है आपका डिडक्टिव मेथड। आपको पता है जो है आगमन विधि और निगमन विधि आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया गया, और मैंने बहुत सारे वीडियोज में इनका बहुत डिटेल में चर्चा की है। यदि आप चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो आप जाके वीडियोज़ को देखें। यदि आप कंफर्म हैं तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इट वाज फर्स्ट अटैम्प्ट टू टीच इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ। पहली बार जब आप इंग्लिश को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप किसकी हेल्प से पढ़ाएंगे? टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, कंप्यूटर या रेडियो, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रेडियो, ठीक है, रेडियो। क्यों? क्योंकि बच्चा जब टेलीविज़न देखता है तो ज़्यादा उसकी ज़्यादा जो आकर्षित होता है वो बच्चा देखने चित्रों पे, वो कल्पना करने लगता है, सीधे बातों को ध्यान से नहीं सुनता। तो रेडियो के माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे बच्चे को तो वो सबसे जल्दी सुनेगा, क्योंकि दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज जब उसको सीखनी है, तो जब बच्चा दूसरी भाषा सीखेगा तो उसको पहले ध्यान से सुनेगा, तभी उस पर वो अमल कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चे से किस प्रकार के क्वेश्चन करने चाहिए? द हु टाइप, द व्हेन टाइप, द वेयर टाइप या द हाउ टाइप। पूछेंगे क्वेश्चन जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, या वे कब बने, वे कहाँ से हैं? नहीं, द हाउ टाइप। इस तरह से पूछना चाहिए कि ये चीज़ कैसे, अगर ये कोई नई प्रणाली आई है या कोई नई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। यदि आप स्वर की परिभाषा बच्चा बता रहा है तो कैसे हो सकता है सही, इस तरह से कैसे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा जो है तर्क करेगा। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए लिसनिंग इज़ अ माइक्रो स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल्स, नन ऑफ दिस। तो सही बात करी जाए लिसनिंग की तो आपको पता है LSRW बताना है नहीं, ये जो है आपके कौशल हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये जो है लिसनिंग जो है वो आपका रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि आप सुनते हैं तो प्राप्त करते हैं चीज़ों को, ठीक है। आगे देखते हैं। द एडॉप्टेशन स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्जन की बात हो रही है। मे आल्सो बी रिफर्ड टू एज जनरलाइजेशन, प्रोफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवोल्यूशन। तो एक्विजिशन पर जब बात होती है, बच्चा जब कोई एडाप्टेशन स्टेज में होता है तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ होता है? बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम एडाप्टेशन स्टेज का काम होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है बच्चा किसी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके, वो एक्विजिशन के माध्यम से, अर्जन के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि अपने वातावरण से बहुत चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, तो बच्चा वहाँ से सीखता है और उसको पता चलता है कि हाँ हमको ये गलती नहीं करनी है, अगर वो प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो ये थे जो है लगभग इस टाइम में जो आपके पूछे जा रहे हैं सीटेट में क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्व किया। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।